वेलकम फ्रेंड्स, सैमसंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ऑडिटर मेंस बीपीएससी द्वारा जो आयोजित किया गया था उसके जीएस 2 पेपर के साथ उपस्थित हैं यहाँ पे। इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो 67 मेंस में आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का हम लोग पूरा फ्रेमिंग भी करेंगे कैंसर का मोटे तौर पर, ताकि आप लोग अपने से जब इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आंसर को लिखने के लिए होगा, क्योंकि 67 मेंस के जो भी कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से सारे आंसर को बना लेंगे सेल्फ से। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इसका जो पैटर्न है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर एक सेक्शन में आपको 4-4 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 3-3 क्वेश्चन का आंसर देना था, और सेक्शन 3 यानी कि साइंस टेक में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया है, जीएस 1 की तरह पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। पॉलिटी सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 और 2 सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, वो सेक्शन कंपेरेटिवली ईजी ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन सेक्शन 3 जो साइंस टेक है वो बीपीएससी का जो पुराना पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए अब धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पर उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अप्लाइड टाइप का। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि क्या मौलिक अधिकार एवं राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक या पूरक है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये स्टेटमेंट जो लिया गया है ना, ये लिया गया है आपको जो मिनर्वा मिल्स वाद था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था फैसला, उसी में एक स्टेटमेंट आया था कि मूल अधिकार तथा नीतिगत तत्व एक दूसरे के पूरक है। अब उसी स्टेटमेंट को हूबहू उठा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। और फिर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको बीपीएससी के पूर्व के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ये ट्रेडिशनल और प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ही था, तो इसमें कोई नयापन नहीं है। तो इसमें कहना क्या है आपको, सबसे पहले तो मूल अधिकार और जो नीति निषेध सिद्धांत है, दोनों को एक एक पेज में आपको डिफाइन कर देना है, जो उसके की पॉइंट है, ठीक है ना, दोनों को आपको देना है। थोड़ा सा इंट्रो लिखना है जिसमें कि आपको बताना है कि मूल अधिकार और नीति सिद्धांत जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक ढांचा के ही मतलब कि एक अंग है दोनों, ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इस तरह से आपको 2-3 लाइन का इंट्रो लिखना है, और फिर एक पेज में आपको मूल अधिकार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको डिस्कस कर देना है, ठीक है ना। प्रमुख जैसे समता का अधिकार, सीधे मोटे तौर पर समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जहाँ से जहाँ तक है 14 से 18 है समता का अधिकार, इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है ना। और आपको बताना है कि मूल अधिकार व्यक्ति की जो है हितों की रक्षा करता है, उसके क्षमताओं को वृद्धि करता है। और फिर उसके बाद नीति निषेध सिद्धांत के बारे में इस तरह से जो इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पंचायती राज इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, या फिर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का जिक्र करना बेहद जरूरी है। तो एक पेज में आपको मूल अधिकार का, एक पेज में आपको नीति सिद्धांत का हल्का हल्का कर देना है। उसके बाद आपको आना है ये वाला सेक्शन पर कि एक दूसरे के सहायक और पूरक है। तो इसके लिए आपको कुछ संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करना पड़ेगा, जैसे कि 25वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दिया गया था। फिर उसमें आगे चल करके जो कुछ और संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया था कि दोनों के बीच में कुछ कंट्राडिक्टरी भी हुआ था, कि एक समय ऐसा आया था कि नीति निषेध सिद्धांत को बिल्कुल उस पर हावी कर दिया था मूल अधिकार पर, फिर जा करके फिर से संशोधन होता है, तो फिर दोनों में बैलेंस बनाया जाता है। इस तरह से आपको आगे जाना है। फिर मिनर्वा मिल्स का जिक्र करना है, ठीक है ना। और मिनर्वा मिल्स का जिक्र करते हुए जो इसको बताना है कि ये मूलभूत ढांचा जो है ना, उसके अंतर्गत आता है ये दोनों चीज़, नीति निषेध सिद्धांत भी और मूल अधिकार भी, ठीक है ना। और फिर उसी में इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि मूल अधिकार तथा नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि नीति निषेध तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, तथा मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः एक दूसरे पर पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती है, मतलब कोई किसी पर सुपरसीड नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना बात, मुख्य रूप से यही किस क्वेश्चन का है। दोनों एक दूसरे को सुपरसीड नहीं कर सकता है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है। एक लक्ष्य को प्राप्त करना है नीति निषेध तत्व को, है ना, राज का जो लक्ष्य है, और मूल अधिकार है उसके थ्रू टूल्स के रूप में उसको यूज करके प्राप्त करना है। और एक दूसरे पर पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने भी कहा है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य में सामंजस्य तथा संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः यह एक दूसरे के पूरक है। इस तरह से आपको जो अपना पक्ष देना है ना, इसमें आपको जितने भी संवैधानिक संशोधन या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उन सबको कोट करके जिक्र कर देना है। तो इस तरह से आपका एक बैलेंस और बढ़िया उत्तर बन जाएगा। दूसरा सवाल है कि गठबंधन की राजनीति का आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है, टिप्पणी कीजिए। तो गठबंधन की राजधानी आपका पहला पक्ष है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा सा मतलब इसका डायमेंशन काफ़ी है। तो सबसे पहले आपको गठबंधन की राजनीति का जिक्र करना है, उसके बाद आर्थिक उदारीकरण, ठीक है ना,
तो एक भाग है आपका गठबंधन की राजनीति का जिक्र कर देना है, उसके बाद आर्थिक उदारीकरण का। अब यहाँ पे हमको ये जानना है कि हमको मोस्टली पॉजिटिव वे में ही लेकर चलना है इस क्वेश्चन का जो डिमांड है, ठीक है ना। आर्थिक लिबरलाइजेशन का जो है उसका 2-4 लाइन में जिक्र कर देना है। अब संघवाद, जो संघवाद की स्थिति बनी है, तो भारत का संघवाद है जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में सहसंबंध बन करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है, क्या भारत राज्यों का संघ है, तो उस संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गई है, ठीक है ना। तो कैसे, तो गठबंधन की राजनीति होती है तो क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में एक तरह से बैलेंस बना रहता है कि दोनों में राज्य की कोई पार्टी या फिर केंद्र की पार्टी के बीच में गठबंधन होता है, तो संघवाद बेहतर ढंग से काम करता है। मोटे तौर पर आप डबल इंजन बोल सकते हैं, डबल सरकार बोल सकते हैं। तो संघवाद की अभिवृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनकर चलता है। या फिर उदारीकरण के दौर में भी आप देख लीजिए, लिबरलाइजेशन में सब कुछ बाउंड्रीज टूट रहा है, निवेश आ रहा है, तो वहाँ पर भी तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस बना करके आपको जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता, वर्तमान का जो ट्रेंड्स बताना होगा आपको, पिछले 20 साल का या पिछले 50 दशक का, ठीक है ना। धीरे धीरे कम से कम पिछले 30 साल का तो बताना ही पड़ेगा, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, किस तरह से ये बैरियर खत्म हुआ है और गठबंधन की राजनीति का आविर्भाव हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ये गठबंधन की राजनीति को बहुत सारे डायमेंशन को जोड़ के पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा आपको बेहतर ढंग से इसको लिखना होगा। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली तीसरा आसान है। देखिए, मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की बजाय अधिक यथार्थवाद हो गए हैं, जिसमें दलों की सीमाएं अति लचीला एवं प्रवेश योग्य हो गई। टिप्पणी कीजिए। अभी देखिए, इसमें क्या है ना कि पहले के ज़माने में ये जो पुरानी पार्टियां थी, उनका एक विचारधारा था, ठीक है ना, अपना एक मोटो था, उस पर वो चलते थे। लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा, पिछले 20 साल में या 10 साल में या 30 साल में, अब जो है बहुत सारे अलग अलग विचारधारा वाला पार्टी भी, जिनका वैचारिक मतभेद है या फिर उनकी जो मोटो अलग अलग है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ जो है राजनीति में आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकारें बनाते हैं, चलाते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं। बिहार में जो है एक समय, हालांकि दोनों समाजवादी की ही उपज है, जो वर्तमान में जदयू है या फिर आरजेडी है, लेकिन एक समय दोनों का विचारधारा अलग था, लेकिन दोनों ने सरकार बनाई है। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे सकते हैं, कुछ साल पहले जब पीडीपी और जो बीजेपी ने सरकारें बनाई थी, हालांकि वो सरकार बहुत दिन तक चल नहीं पाया। आप यूपी का दे सकते हैं उदाहरण, ठीक है ना। यही बता रहा है कि जिसमें दलों की सीमाएं अति लचीला प्रवेश हो गई। टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे करके आप दे सकते हैं कि आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से आप इसी तरह से 3 एग्जाम्पल दिए कि जैसे कि मायावती यूपी में थे और फिर समाजवादी पार्टी इस तरह से मिला। तो इस तरह से आप आराम से बता दे सकते हैं कि उनका जो मोटो है वो पीछे छूट रहा है, जो विचारधारा है, और मुख्य रूप से नियर टू क्लोज, यथार्थवादी, मतलब यथार्थ में आपको उनको देखना है कि हमको सरकारी चलानी है, फिर आगे जिस तरह इस तरह से आपको बनाकर लिखना है, तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखिए, जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन करना है। तो आपको पता है कि राजनीति में जाति या जाति में राजनीति, इस तरह का दोनों चीज़ों को आपको कंटेक्स्ट में ले जाना है। और खासकर आपको पता है कि जो हिंदी बेल्ट है या काउ बेल्ट है, बिहार यूपी, वहाँ पर अभी भी, कहने को जो भी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीति में जाति बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की रोल करता है। खास करके वोट जब भी पड़ते हैं तो जाति आधारित ही पड़ते हैं, वहाँ पे विकास चीज़ कौन हो जाता है। इस चीज़ को आपको बैलेंस बना करके लिखना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं, लेकिन अभी भी यथार्थवादी वही है कि जातीय राजनीति जो है भारतीय राजनीति में वर्चस्व का एक बहुत प्रमुख मुद्दा हो गया है। और ख़ास करके बिहार के समसामयिक घटनाक्रम, बिहार के समसामयिक घटनाक्रम में आपको कुछ डाटा चुनाव आयोग का देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जैसे कहाँ पे कितना जाति ने वोट दिया, वहाँ पर कितने जाति के कैंडिडेट बाहर निकल कर आए। जो राजनीतिक दल है वो भी जाति विशेष का समीकरण बैठा करके टिकट देते हैं बिहार में, चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ समसामयिक घटनाक्रम आपको देना होगा और उदाहरण देना होगा, ऑब्वियसली राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। और फिर उसको देने के बाद आपको पूरे बैलेंस उत्तर को, पहला पार्ट तो जो आपका ट्रेडिशनल है कि भारत में राजनीति में जाति व्यवस्था या बिहार की राजनीति में जाति व्यवस्था, तो उसका आप ट्रेडिशनल पार्ट आपको दे दीजिएगा। और जो पुछल्ले वाला पार्ट होगा उसमें आपको चुनाव आयोग का डाटा देना है, या उससे पहले राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताना है कि किस तरह से वो पार्टी जो है
जाति विशेष के कैंडिडेट को खड़ा करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है, या समीकरण जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश करती है ताकि उसका वोट बैंक नहीं बिगड़े, क्योंकि उनको पता है कि काम जितना भी कर लो, यदि ये समीकरण बिगड़ गया तो उनका कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना, इसमें बैलेंस बना करके। ये हो गया। सेक्शन 2 देख लीजिए कि भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत होती है, क्यों होती है, उसमें क्या क्या की गई थी, आपको पता है 67 से लेकर के 69। तो इस चीज़ों को स्वामीनाथन जी का उसमें बताना है किस तरह से की गई थी। तो उन्नत बीज है, कृषि यांत्रिकी का प्रयोग था, है ना, खाद का प्रयोग था, इत्यादि जो भी था, इन चीज़ों का जिक्र करते रहना है। इसके कारण क्या क्या लाभ हुआ था तो उसको आपको जिक्र करना है। 80% में मतलब अच्छा करना है, 20% थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो 20% लाभ में आपको बताना है कि इससे भुखमरी दूर हुई, खाद के मामले में आत्मनिर्भर बना भारत, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको लिखना है कि हाँ, इससे कृषकों का लाभ भी हुआ था, एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में थे। नुकसान में आपको पढ़ना है कि पर्यावरण की हानि हुई क्योंकि अत्यधिक खाद का प्रयोग किया गया था, या फिर उर्वरता शक्ति खत्म होती चली गई, है ना। और मतलब कि विविधीकरण कहीं न कहीं रुक गया, और ये कुछ खास फसलों पर ही इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जैसे कि गेहूँ पर, कुछ हद तक चावल पर, बाकी पर इसका नहीं प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से दोनों को आपको बैलेंस बना करके, और फिर करंट कंटेक्स्ट को भी जोड़ना है आपको। वो तो पुराना हो गया, करंट कंटेक्स्ट को भी आपको थोड़ा-थोड़ा जोड़ देना है, 2-4 लाइन जो भारत में या बिहार में वर्तमान में क्या-क्या की जा रही है, ठीक है ना। हरित क्रांति या कृषि विकास के लिए थोड़ा-थोड़ा जोड़ के कंक्लूजन के समय में आपको, ठीक है ना, वो आप 2-3 लाइन जोड़ करके आपको निकल जाना है। तो ये भी आपको ठीक-ठाक आंसर बन जाएगा। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा कीजिए। मुख्य रूप से आपको ये जनांकीय लाभांश की क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो बढ़ती जनसंख्या है, यदि ज़्यादा जनसंख्या बन गया और शिक्षा है और कुशलता है, तो वो एक बोझ बन जाएगी। लेकिन उसी को कौशल विकास करके आप उसको बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण आप चीन का दे सकते हैं कि चीन ने अपने जो भी अत्यधिक जनसंख्या था उसका कौशल विकास किया, और आज वो पूरी दुनिया का क्या बना है, उत्पादन केंद्र बना हुआ है, फैक्ट्री बना हुआ है। तो भारत भी इस तरह कर ले सकता है। तो जनांकीय लाभांश में भारत की जो आबादी है, क्रियाशील आबादी 15 से लेकर के 59 वर्ष, तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए आपको जो जनसंख्या वृद्धि है, अभिशाप वर्तमान में भारत के लिए है, लेकिन जो भारतीय सरकार की योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना या बिहार सरकार का 7 निश्चय अंतर के निश्चय योजना के अंतर्गत जो कुछ कुछ है, उन चीज़ों का जिक्र करते हुए फिर आपको बताना है कि इनको कौशल विकास धीरे धीरे कर करके इसको हम बोझ के बजाय में क्रियाशील जनसंख्या में परिवर्तन कर देंगे, और इसका लाभांश हम लेंगे, क्योंकि भारत जो है युवाओं का भी देश है। तो काफ़ी भारत तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है, $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं। बिहार में गन्ने की खेती की भौगोलिक मूल्यांकन करना है और बिहार में इसके भविष्य का विकास करना है। तो बिहार का जो मतलब की स्थिति है गन्ना उत्पादन में, यूपी के बाद सर्वाधिक है, हालांकि चीनी मामले में महाराष्ट्र टॉप पर आ जाता है। तो इन चीज़ों का जिक्र करते हुए आपको लिखना है कि इसका कौन कौन सा क्षेत्र गन्ना के लिए मुफीद है। तो जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर या उत्तर बिहार का जो मुख्य रूप से है चीनी मिलों की जो स्थिति है, उसका आपको मूल्यांकन करना है, भौगोलिक मूल्यांकन करना है ना। तो आपको वो जो बेल्ट है किस किस में मुख्य रूप से उसका जिला का जिक्र करना है, और क्या करना है कि आपको बिहार में इसके भविष्य का विकास के, तो चीनी मिल में इसका विकास है, फिर या भविष्य है एथेनॉल प्लांट जो खास करके बिहार में किया जा रहा है, तो उसका काफ़ी आपको लिखना है कि इससे काफ़ी जो है उसको सबको जोड़ करके, वर्तमान में चीनी मिल खराब हुआ या किसान को हानि हुआ, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे राज्य सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, उसका एथेनॉल में परिवर्तन हो रहा है, खोआ का ताप विद्युत केंद्र में उपयोग होगा, इस तरह से चीनी उत्पादन होगा, या फिर जो भी कुछ है। तो इस तरह से आपको इसका लिखना है कि मोटे तौर पर किसका भविष्य बिहार में बेहतर है, खास करके जब से इसको एथेनॉल नीति के लगाने का बात किया जा रहा है, या किसानों के आय को दोगुनी करने की बात की जा रही है। तो ये आपको लिखना है गन्ने की खेती। तो और विशेष करके गन्ने की खेती उसी कंटेक्स्ट में आपको पूछा है गया है, खासकर जो बिहार एथेनॉल नीति है इत्यादि के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। अब आइए आपको भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनकी सर्वनिष्ठ समस्या और उनके समाधान का उपयोग का परीक्षण कीजिए। तो मुख्य रूप से इसमें देख लीजिए कि भारत में जितनी भी जनजातियाँ हैं, जो कुछ साउथ में है, कुछ नॉर्थ में है, उन सब का, या कुछ मेघालय में है, सब का आपको भौगोलिक वितरण आपको बताना है। उनका जो कॉमन समस्या क्या है, अशिक्षा है, स्वरोजगार की कमी है, या एकांतवास है। तो इसके लिए आपको कुछ 2011 का जनगणना का डाटा देना है कि उसमें कितना शिक्षा है, या फिर क्या है चीज़ें हैं जो कॉमन समस्या है, या फिर आपको NSSO का डाटा देना है, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, उन सब के डाटा को आपको पुट करना है यहाँ पे, और बताना है कि हाँ यहाँ पे का इतना अशिक्षा है, या फिर इस तरह से चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का समस्या है, या फिर सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है।
तो ये सब लिखने के लिए उसके बाद समाधान की बात कीजिएगा तो बिहार और भारत के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें हुनर हाट हो गया, या फिर आपको उन लोगों के कौशल विकास की बात की जा रही है, या फिर उन लोगों को संपर्कता सुलभता इत्यादि का जो भी काम किया जा रहा है उस सबको आपको यहाँ पे जिक्र कर देना है। उसके बाद आइए, ये साइंस टेक का बात आ गया है, तो दुनिया के साथ साथ भारत ने अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर यह प्रश्न है कि इस पर क्या फ़ायदे या क्या नुकसान भविष्य में होने को है। इस संदर्भ में तर्कसंगत समझ का गहराई से खाका कीजिए और उसका व्याख्या कीजिए। तो मुख्य रूप से आपको इसरो को ही कंटेक्स्ट में लेकर के दुनिया के साथ साथ भारत ने भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने के प्रश्न पर, ठीक है ना, कि इसके क्या फ़ायदा और नुकसान है। तो ऑब्वियसली अक्सर ऐसा पूछा जाता है, बोला जाता है कि भारत में काफ़ी गरीबी है, तो उस कंडीशन में जब भारी भरकम खर्च किया जाता है भारत के द्वारा स्पेस रिसर्च पर, तो वो कहाँ तक सही है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ऑल्दो भारत में गरीबी है, सब कुछ है, लेकिन जो इसरो का विकास यात्रा है उसने भारत को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचाया है, आत्मनिर्भर बनाया है कई मायनों में, कम्युनिकेशन के मायने में, या फिर आपको जो भी बैंकिंग इत्यादि हो रहा है, ब्रॉडबैंड या इत्यादि जो, क्योंकि साइंस टेक का क्वेश्चन है तो आपको उसी कंटेक्स्ट में जब भी इस सेक्शन में आपको जो भी लिखना है तो आपको तकनीकी चीज़ों का ही जिक्र करता ही रहता है, ठीक है ना। या फिर सेटेलाइट मैपिंग में हो गया, युद्ध के समय में आपको बताना है ये किस तरह से चीन के कारगिल के युद्ध में जो है इमेज सेटेलाइट नहीं प्राप्त हो रहा था, अमेरिका नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो सब समस्या नहीं है। या हाल के डोकलाम विवाद में भी इमेज सेटेलाइट लेने के लिए भारत खुद आत्मनिर्भर हुआ है। तो उन सब में क्या किया है, जो है इसरो ने मदद किया है, यानी कि अंतरिक्ष के तरफ जो शोध है भारत का उसने मदद किया है, या मंगलयान पर अन्वेषण हो, अंतरिक्ष अन्वेषण हो, ठीक है ना, या फिर आपको किसी भूगर्भीय सर्वेक्षण की बात की जा रही हो, या मौसम का, तो उस सब में किया है। तो इस कंटेक्स्ट में आपको इसको उत्तर देना है, ठीक है ना, पूरी तरह से। तो ये भी थोड़ा सा आपको अप्लाइड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसरो के बारे में नहीं है, बल्कि उसको अप्लाइड पूरा करके क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन देखिए साइंस टेक में। यहाँ पे बोल रहा है कि विज्ञान और तकनीकी ने हमें चरघातांकी विकास दिया है, परंतु उसी समय परमाणु व कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी के मानव जीवन को मिटा देने वाली काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान और तकनीकी के इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तारपूर्वक जो है समाधेय कीजिए। देखिए, याद कीजिए, पिछले साल 2 साल से जो कोरोना, या 3 साल से कोरोना की स्थिति थी, अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद परमाणु हमले की आशंका है, या उससे पहले आपको जो भी परमाणु मतलब कि कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है या फिर दुर्घटना हुआ है, उन सब कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बता रहा है कि विज्ञान और तकनीक ने हमें चिरघातांकी विकास दिया है, परंतु उसी समय परमाणु और कोरोना वायरस, देखिए परमाणु ये भी विज्ञान तकनीक का हिस्सा है। कोरोना वायरस भी ऐसे अब है कि वो किसी लैब से निकला है, तो उस चीज़ों का भी जिक्र करना है आपको। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी साइंस और टेक का ही बात था कि वहाँ पर भी लैब में ऐसा कुछ हो रहा था। तो दोनों कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक तरह से मानवीय चीज़ें ही हैं, मेन मेड है। अब इस विस्फोट ने पृथ्वी के मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया दी है। अब इसमें आपको नागासाकी का एग्जाम्पल दे देना है। कोरोना में आपको जो सेकेंड वेव था या फर्स्ट वेव था, या फिर जो पूरे वर्ल्ड भर में जितनी मृत्यु है उसका कुछ डाटा आपको दे देना है। नागासाकी, हिरोशिमा से लेकर के उसके बाद से जितना भी परमाणु जो भी रेडिएशन कहीं पर हुआ है, जो मौतें हुए, उसका आपको दे देना है। और इस तरह से आपको बताना है कि विज्ञान और तकनीकी ने इस विपरीत कलागत भूमि का विस्तारपूर्वक समाधान दीजिए। मुख्य रूप से आपको बोलना है कि ये जो भी चीज़ें थी, खासकर कोरोना के बारे में तो नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोरोना के बारे में भी लिखना है कि ऑल दो ऐसी संभावनाएं हैं कि वो किसी लैब से बाहर निकली है, लेकिन वहाँ पर भी विज्ञान और तकनीकी के बदौलत ही इतने भयंकर महामारी को काबू किया जा सका। वैक्सीन का विकास से लेकर के सैनिटाइज़र, या फिर आपको जो ऑक्सीजन यंत्र है, या फिर जो भी कुछ है उसका विकास किया जा रहा है, किया गया। या फिर उसी के बीच में आपको जिस तरह से सूचना प्रसार के लिए टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल ऐप इत्यादि का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से आपको ये भी बोलना है कि जो परमाणु शक्ति है या फिर विस्फोट है, इसको मानव के उपयोग के लिए रेडियो रिएक्टर का बिजली के लिए किया गया था, लेकिन ये जो किया जा रहा है, तो यदि इसका सही ढंग से, सावधानीपूर्वक और जिम्मेदार तरीक़ा से सभी देशों के द्वारा उपयोग किया जाएगा, तो ये मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, परमाणु ऊर्जा हो या साइंस टेक का जो भी हो, वो मानव कल्याण के लिए उपयोग होगा, ना कि मानव के डिस्ट्रक्टिव वे में। तो इस तरह से आपको बैलेंस बना करके आपको आगे बढ़ना है। और अब फिर देखिए, क्वेश्चन था कि हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव का एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक विगुणता के आधार पर विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए, यही सब क्वेश्चन बिल्कुल आपको अप्लाइड, बिल्कुल अब जैसे कि पहले पूछा जाता था क्या, बाढ़ सुखाड़ पूछा जाता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपदा प्रबंधन में करंट से जोड़ करके बिल्कुल यूपी से पैटर्न पूछा गया। ये
प्रश्न भी बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर है। तो हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर आपको आप समझ रहे हैं, साइंस टेक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आधुनिक कृत्रिम रोबोट मानव ने मतलब ने मानव में प्रकृति ने जो है प्राकृतिक रोबोट मानव को बनाया, और कृत्रिम रोबोट कौन है, जो भी अभी लोग मतलब कि साइंस टेक के इस्तेमाल से बनाया जाता है। पर व्यावहारिक गुणता विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक मंथन क्या है, तो आपको वही सब करना है कि किसमें एआई आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब ये रोबोट भी जो है कृत्रिम रोबोट भी मानव रोबोट की तरह काम कर रहा है, तो इसका क्या गुण दोष है इत्यादि चीज़ों की, जहाँ पर मानव असक्षम है वहाँ पर ये सहायक करता है आपदा प्रबंधन में, फायर फाइटर में या फिर ऑपरेशन वगैरह में। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि मशीन है, तकनीकी गड़बड़ी से बहुत बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो सकती है। तो दोनों को बैलेंस करके आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। और अंतिम प्रश्न ये था कि बिहार मस्तिष्क विज्ञान के तकनीकी क्षेत्र में देश विदेश में स्तर पर क्या योगदान रहा है, प्रमुख उदाहरण सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण जो है गातव्य निर्दिष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो बिहारी माइंड यानी कि जो बिहार का जो माइंड है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल, व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार ब्रेन। तो आपको इसमें इंट्रो में आपको आर्यभट्ट, वाल्मीकि का इत्यादि का जिक्र करना है। लेकिन वर्तमान में आपको पिछली शताब्दी यानी कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो बिहार से प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने साइंस टेक के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल दिया है ना, उनका जिक्र करना है, चाहे वो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हो। आप हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का दे सकते हैं जिन्होंने देश का किया है। इसके अतिरिक्त यदि आपके आसपास में कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम कर रहे हैं या फिर नेशनल लेवल पर कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं या जो जिससे मानव कल्याण का साइंस टेक की यूज़ से कोई ऐसा यंत्र या कुछ ऐसा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है जो आपको करंट से जोड़ करके, तो बिल्कुल आपके पास डाटा होना चाहिए जो 21वीं और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से बिहार से हुए हैं जिनका योगदान रहा है साइंस टेक में, ठीक है ना। और उन्होंने पूरी चीज़ों को बदला है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आपको बता दिया कि जो सेक्शन 3 था साइंस टेक का वो अप्लाइड क्वेश्चन था यहाँ पे, यूपीएससी पैटर्न टाइप का था। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको आसान था। तो जितने भी 67वीं के मेंस के कैंडिडेट हैं या फिर सिटी मेंस के कैंडिडेट हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार कम से कम फ्रेमिंग कर लें। फ्रेमिंग कर लीजिएगा, आपके पास तथ्य है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को लिखिए अपने से, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, आपको जो भी फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, उसका एक फ्रेमिंग और की पॉइंट ज़रूर आप अपने आप को बना ले। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, ताकि बेहतर स्थिति में आप रहेंगे, ठीक है ना। आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज़ जाते जाते आपको बता दूं कि चूंकि मूल अधिकार और प्रस्तावना में यहाँ पे पूछ लिया गया है कंपेरिजन, वो 67 के लिए मेंस है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पे कंपेरिजन पूछा गया है। जो 67 के लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से पहला क्वेश्चन वो है आपको प्रस्तावना और प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, या तो आपको जैसे स्वतंत्रता हो गया या आपको न्याय हो गया या फिर समता हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उस पर कुछ ना कुछ आपको सवाल पूछा ही जाएगा इस बार। तो प्रस्तावना को बहुत अच्छे से करके रखिए आप लोग। चैनल को पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें।